आज हम 12th क्लास की हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जिनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। तो पहले आप चैप्टर को रीड करना, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेंड करना, ताकि आपको पता लगे कि क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंटर कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में हुए विकास के बारे में बताइए। तो हमारा कथन एक है, सरस्वती नदी के किनारे ऋग्वेद का लेखन कार्य। कथन 2 है, कृषिक बस्तियों का उदय। कथन 3 है, अंतिम संस्कार के पुराने तरीके अपनाए गए। और कथन 4 है, नए नगरों का उदय। तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, और ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी है केवल 2, 3 और 4। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी केवल 2 और 4। देखिए कि जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो उसके बाद ना उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में बहुत सारे विकास हुए, और उन विकास में ऋग्वेद का लेखन कार्य भी शामिल है। लेकिन ये लेखन कार्य सरस्वती नदी नहीं बल्कि सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऋग्वेद का लेखन कार्य किस नदी के किनारे हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए इसका लेखन कार्य सिंधु नदी के किनारे हुआ था। हमारा जो कथन 2 है, कृषिक बस्तियों का उदय, ये सही है। और यहाँ पर अंतिम संस्कार के पुराने नहीं बल्कि नए तरीके अपनाए गए थे। और जो हमारा कथन 4 है, नए नगरों का उदय, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के किन क्षेत्रों में कृषिक बस्तियां अस्तित्व में आई। देखिए जरा ध्यान दीजिए, जो मैंने पहला क्वेश्चन किया वो हमने यही किया था कि हड़प्पा सभ्यता के बाद ना कौन कौन से विकास हुए। तो उन विकास में ना कृषिक बस्तियों का उदय भी था। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो बस्तियां हैं ये कहाँ पर अस्तित्व में आई, यानी कि कहाँ पर नई बस्तियां हुई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी उत्तर भारत, दक्कन पठार और कर्नाटक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले हैं। ऑप्शन ए है प्राकृत और ब्राह्मी, ऑप्शन बी है पाली और ब्राह्मी, ऑप्शन सी है खरोष्ठी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है खरोष्ठी लिपि। देखिए अगर आपने ध्यान दिया हो तो प्राकृत और पाली लिपि नहीं बल्कि भाषा है। तो इन ऑप्शंस को आप ऐसे भी नेग्लेक्ट कर सकते थे। देखिए अगर आपको ना कि ऑप्शंस दिए हुए हैं और उनमें से आपको किसी के बारे में थोड़ी सी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप उनको आसानी से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो जो अशोक के अभिलेख हैं वो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में मिले हैं, लेकिन इन सभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सी बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। मुझे लगता है कि ये आंसर तो सबको ही पता होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा कथन 1 है, अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए थे। कथन 2 है, अभिलेख एक प्रकार से अस्थायी प्रमाण होते हैं। और कथन 3 है कि अभिलेखों में हमें साधारण लोगों के बारे में भी पता चलता है, मतलब उनके जीवन के बारे में भी पता चलता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है केवल 2। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है केवल 1। देखिए जो हमारा पहला कथन है वो तो अभिलेखों की ही पहचान कर रहा है, उसके संबंध में बता रहा है कि अभिलेख असल में होते क्या हैं। तो अभिलेख क्या होते हैं कि पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे सतह पर, कठोर सतह पर खुदे हुए होते हैं। और जो हमारा ये सही कथन है, तो जो हमारा कथन 2 है ये यहाँ पे अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी प्रमाण होते हैं। कैसे? देखिए जो अभिलेख होते हैं ना वो किसी भी राजा के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं और बिल्कुल सटीक हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। कैसे? क्योंकि उनके अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते समय के साथ। जो जैसे मान लीजिए कि हम कोई पुस्तक लिख रहे हैं, तो हम जब पुस्तक लिखते हैं तो हम समय के साथ साथ उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अभिलेख जो है जो उस समय की लिपि में लिखवाए गए थे तो उनमें जो बदलाव करना है वो काफी मुश्किल है, पहले बात तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए वो जानकारी का ना स्थायी प्रमाण है। और तीसरा जो हमारा कथन है वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो अभिलेख है वो बेसिकली राजा लिखवाते थे और राजा अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते थे, उन्होंने कहाँ पर युद्ध किया, कौन सा युद्ध जीता।
तो उन जो अभिलेखों से हमें ज्यादातर जानकारी किसके बारे में मिलती है? राजघराने के परिवार के बारे में मिलती है। साधारण लोगों के बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी मिलती है। तो इसलिए जो हमारा कथन 3 है वो गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर केवल 1 है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए है नए साम्राज्य स्थापित हुए और धार्मिक सुधार हुए। ऑप्शन बी है इस काल में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। ऑप्शन सी है इस काल में प्रारंभिक राज्यों और नगरों का उदय हुआ। ऑप्शन डी है इस काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कि इस काल में प्रारंभिक राज्यों और नगरों का उदय हुआ। आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है उसको परिवर्तनकारी काल कुछ कारणों से माना जाता था, और जो ये नगरों और राज्यों का उदय है ये उनमें से एक कारण है। इसके कुछ और भी कारण है जो एनसीईआरटी में साफ तौर पर दिए गए हैं। तो इसके कुछ अन्य कारण ये भी हैं कि इस काल में लोहे का प्रयोग बढ़ने लगा था और सिक्कों का विकास भी होने लगा था। तो इसीलिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनकारी काल माना गया है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी बौद्ध और जैन धर्म। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विशेषता को महाजनपद का विशिष्ट लक्षण नहीं माना जा सकता? मतलब आपको ये बताना है कि महाजनपद के ना कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, लेकिन इन ऑप्शन में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा लक्षण ऐसा नहीं है जो महाजनपद से मेल खाता है। तो देखिए पहला हमारा ऑप्शन है कि प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो प्राय किले से घेरा जाता था, मतलब जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। एक तरीके से जो राजधानी है वो किले बंद होती थी। ऑप्शन बी है महाजनपदों में केवल एक राजा का शासन होता था। ऑप्शन सी है कुछ महाजनपदों में गण और संघ नामक समूह शासन करते थे। ऑप्शन डी है कि महाजनपदों की स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र होते थे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। कैसे? ये जितने भी बाकी लक्षण बताए गए हैं ये महाजनपद के हैं, लेकिन अगर हम बात करें शासन की तो महाजनपद में शासन व्यवस्था में काफी विविधता पाई जाती है। कैसे? कि कुछ जगह पर तो राजा शासन करता था और कुछ जगह पर समूह शासन था, और उस समूह का हर एक व्यक्ति राजा कहलाता था। तो इसलिए अगर हम बात करें यहाँ पे केवल एक राजा का शासन था तो ये कथन यहाँ पर गलत है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलिगार्की क्या है? ऑप्शन ए है समूह शासन, ऑप्शन बी है लोकतंत्र, ऑप्शन सी है स्वराज, ऑप्शन डी है साम्राज्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि समूह शासन। और ये कैसा समूह शासन था कि इसमें जो सत्ता है वो पुरुषों के एक समूह के हाथ में थी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध महाजनपद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए हमारा पहला कथन है कि यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, और कथन 2 है कि इसकी आरंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी, और कथन 3 है कि यहाँ लोहे के विशाल भंडार और घोड़ों की उपलब्धता थी। तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, और ऑप्शन डी है सभी कथन सही है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है केवल 2 और 3, हमें गलत बताना है। ठीक है, तो देखिए ये तो आपको पता ही होगा कि सभी जनपदों में जो मगध है वो सबसे शक्तिशाली था, और जो मगध की राजधानी है वो पाटलिपुत्र भी थी लेकिन आरंभिक नहीं थी। सबसे शुरुआत में वहां की राजधानी क्या थी? राजगाह, जिसे ना प्राकृत में राजगीर भी कहते हैं। अगर ये दोनों आए तो ये दोनों ही ठीक है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि मगध महाजनपद की आरंभिक राजधानी कौन थी, तो राजगीर या राजगाह इन दोनों में से एक थी, यानी कि जो राजगीर है वो प्राकृत रूप एक तरीके से। तो लेकिन अगर बात करें पाटलिपुत्र की तो ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद की राजधानी बनी थी, लेकिन शुरुआती राजगाह ही थी। अब जो ये है कथन 3 कि यहाँ लोहे के विशाल भंडार और घोड़ों की उपलब्धता थी, तो यहाँ पर घोड़ों की नहीं बल्कि हाथी की उपलब्धता थी। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि मगध महाजनपद क्यों शक्तिशाली था, तो उसके ना कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन तो क्या है कि
वहां पर ना लोहे के विशाल भंडार थे, और लोहे के विशाल भंडार का मतलब क्या है कि वहां पर हम उपकरण भी बना सकते हैं, हथियार भी बना सकते हैं, एक तरीके से खनिज भंडार भरपूर मात्रा में थे। और अगर बात करें हाथी की उपलब्धता की, जो कि सेना का एक मुख्य अंग थे, और उसके बाद ये क्यों शक्तिशाली था, तो इसका तीसरा कारण ये भी है कि वहां पर ना सस्ता और सुगम आवागमन था। क्यों? क्योंकि वहां पर गंगा की नदियां, गंगा और उसकी उपनदियां थी, तो जिसकी वजह से ना आवागमन काफी सरल था। एक तरीके से कहें कि महाजनपद के आसपास जितनी भी स्थितियां थी वो सभी ऐसी थी जो कि एक राज्य को फ्लरिश करने में काफी सहायक होती हैं, तो इसलिए भी ये एक शक्तिशाली राज्य था। बाकी इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि अशोक के पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरेमाइक और यूनानी भाषा में हैं। कथन 2 है वहां से मिले अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि ये दोनों ही कथन एक तरीके से गलत है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है केवल 1। देखिए जो अशोक के पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख है ना, वो अरेमाइक और यूनानी भाषा में मिले हैं, और यहाँ पर कौन सी लिपि मिली है? खरोष्ठी। ठीक है, यहाँ पर ना ब्राह्मी लिपि नहीं मिली है। कैसे? देखिए आप थोड़ा याद रखिएगा कि जहां पर ब्राह्मी लिपि मिली है ना, ब्राह्मी लिपि है, वहां पर अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में मिले हैं। यानी कि आप ऐसे कॉम्बिनेशन में याद रख सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा और अरेमाइक और यूनानी भाषा तो खरोष्ठी लिपि। ठीक है, और जो अशोक के अभिलेख है पश्चिमोत्तर से, वो बेसिकली एक जगह है अफगानिस्तान, वहां से ना अरेमाइक और यूनानी भाषा में अशोक के अभिलेख मिले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन 1 है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईसा पूर्व में की थी। कथन 2 है मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक था। तो देखिए इस कथन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि कथन 1 सही है और कथन 2 इसकी स्पष्ट व्याख्या करता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी, और वहां का जो शक्तिशाली राजा था वो अशोक था। एक तरीके से ना ऐतिहासिक तथ्य के रूप में ये दोनों कथन एक दूसरे से लिंक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके शासन काल में आया था? तो देखिए इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये आया था, और ये एक यूनानी राजदूत था। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ देखिए मैंने जैसे कि कहा था ना स्टार्टिंग में कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, तो मैं आपका जो पहला क्वेश्चन है आज का, तो आपको ये बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन थे। ठीक है, आपको बेसिकली ना चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और स्तंभों पर लिखवाए थे? मुझे पता है कि आई थिंक ये क्वेश्चन काफी इजी और आप सभी को इसका आंसर पता होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अशोक, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे: पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, राजगाह, सुवर्णगिरी। और कथन 2 है कि इनका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कथन 1। हमें गलत बताना है ना। हाँ, तो देखिए जो मौर्य साम्राज्य है ना उसके 5 राजनीतिक केंद्र थे, जिनमें एक तो पाटलिपुत्र शामिल है जो कि राजधानी ही थी, और बाकी जो 4 बच गए वो एक तरीके से ना प्रांतीय केंद्र थे। तो उसमें तक्षशिला शामिल है, उज्जैनी शामिल है, सुवर्णगिरी शामिल है, लेकिन राजगाह नहीं है बल्कि तोशली शामिल है। इसको तोशली या तोशाली दोनों ही कह सकते हैं, दोनों ही सही है।
और इन जो केंद्र है ना, इनका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है, तो ये कथन सही है। तो हमको ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है। इसमें पजल मत होना ज्यादा, अक्सर कई बार मैं भी पजल हो जाती हूँ कि कौन सा सही कौन सा गलत है, बट आप थोड़ा केयरफुली देखना कि जब गलत की बात हो तो आप ध्यान दें कि गलत ही चुने, और जब सही की बात हो तो आप सही चुने। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से क्षेत्र लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। यानी कि कोई दो क्षेत्र ऐसे हैं जो व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और लंबी दूरी पर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि तक्षशिला और उज्जैनी। और ये जो सुवर्णगिरी है, आप इसके बारे में थोड़ा याद रखना कि इसको सोने का पहाड़ भी कहा जाता है, और ये कर्नाटक में सोने की खाद्यान्न के लिए काफी उपयोगी था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेस्थीज के विवरण के अनुसार सम्राट के अधिकारी क्या क्या काम करते थे। ठीक है, तो इनका पहला कथन है कि नदियों की देखरेख और भूमि मापन। कथन 2 है शिकारियों का संचालन। कथन 3 है कृषि गतिविधियों की देखरेख। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सम्मिलित है, मतलब कि इनमें से ना कौन कौन सी गतिविधियां वो करते थे या कार्य करते थे। तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 तीनों, और ऑप्शन डी है केवल 3। तो देखिए इस कथन का सही आंसर है सी, 1, 2 और 3, ये तीनों ही कथन सही हैं। मैग्नेस्थीज आया था ना चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, तो इन्होंने वहां के बारे में ये बताया कि बेसिकली जो सम्राट के अधिकारी होते हैं वो मुख्य रूप से क्या क्या कार्य करते हैं। तो ये सभी कार्य उसमें शामिल है। कुछ एडिशनल कुछ कार्य होंगे तो आप एक बार एनसीईआरटी से देख लेना, क्योंकि ये मैंने बुक से ही क्वेश्चन लिया है, बाकी तो मैंने सारा कवर कर ही लिया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैगस्थनीज ने डैश गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। देखिए कहने का मतलब ये है कि मैग्नेस्थनीज ना ये बता रहा है कि वहां पर ना संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियां थी, लेकिन ये जो एक समिति और 6 उप समितियां ये किसके लिए आई थी ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि सैनिक। बेसिकली सैनिक गतिविधियों के लिए ये सिस्टम लाया गया था। और आज आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, आपको बेसिकली इनकी पुस्तक के बारे में बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैगस्थनीज के अनुसार सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए बनाई गई 6 उप समितियों में से किस उप समिति का दायित्व सबसे अधिक था और क्यों। ये भी आज आपका कमेंट में आपको इसका आंसर करना है। ये आज का 3rd क्वेश्चन है। और ये जहां पर समिति और उप समिति के बारे में बताया गया है ना, उसके ठीक ही नीचे थोड़ा बताया गया कि कौन सी उप समिति ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर ज्यादा दायित्व निभाती है और ऐसा क्यों है वो भी इसमें बताया गया है। तो ये आपका आज का 3rd क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म के सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा, ऑप्शन बी है विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सहिष्णुता, ऑप्शन सी है धार्मिक लाभ और व्यापार का समर्थन, ऑप्शन डी है प्रजा की भलाई और नैतिकता का पालन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आर्थिक लाभ और व्यापार का समर्थन। आपको पता होगा कि जो अशोक है उसने ये धम्म क्यों अपनाया था। बेसिकली जब उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था, कलिंग को जीत लिया था, तो उसके बाद इन्होंने देखा आसपास इतना ज्यादा रक्तपात, तो इनका जो हृदय है वो द्रवित हो था, मतलब इनका जो हृदय था वो तो इसे ऐसा हो गया कि इतने सारे लोगों की जान जाने के बाद जो मुझे जीत मिली है वो किसी काम की नहीं है। क्योंकि एक राजा किसके लिए कार्य करता है, प्रजा के लिए, और जब प्रजा ही नहीं बचेगी तो फिर राजा का कोई दायित्व ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे भी क्वेश्चन आता है ना कि अशोक ने ना किस युद्ध के बाद मतलब धम्म को अपनाया, तो इन्होंने ना कलिंग के युद्ध के बाद धम्म को अपनाया, और कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने कभी युद्ध न करने का भी निश्चय किया, और उसके बाद इन्होंने कभी कोई युद्ध भी नहीं किया, ऐसा मतलब इतिहास में बताया जाता है। तो हाँ, और आज आपका जो 4th क्वेश्चन है वो बेसिकली ये है कि धम्म का संबंध, मतलब आपको ये बताना है कि किस धर्म से है। आज का आपका जो 4था क्वेश्चन है, आपको जो कमेंट बॉक्स में बताना है वो ये है कि जो धम्म का संबंध है ना वो किस धर्म से है,
और इसी के साथ आपको 5वां क्वेश्चन ये भी बताना है कि धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे नियुक्त किया, ठीक है, या फिर जिन्हें नियुक्त किया गया था तो उन्हें क्या कहा जाता था। ये आज आपको मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब 4th क्वेश्चन क्या है कि धम्म का संबंध किस धर्म से था और धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे नियुक्त किया था। ठीक है, चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि अशोक ने विभिन्न उपाधियां धारण की। कथन 2 है मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में फैला हुआ था। कथन 3 है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है केवल 1 और 2। आपको भी पता होगा कि अशोक ने उपाधियां धारण की थी। तो आज का आपका जो 6th क्वेश्चन है वो यही है कि आपको ये बताना है कि अशोक ने कौन सी उपाधियां धारण की थी। बेसिकली आपके चैप्टर में 2 उपाधियों के बारे में बताया गया है, तो आपको उन दोनों के बारे में बताना है, उनका अर्थ भी मुझे बताना है। ठीक है, अगर हम ये कथन हमारा सही है। अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य की वो कहाँ तक फैला हुआ था, तो देखिए ये पूरे उपमहाद्वीप में नहीं फैला हुआ था। और इतिहासकार ऐसे बताते हैं कि ये भले ही एक विशाल साम्राज्य था, लेकिन इसने काफी लंबे समय तक शासन नहीं किया। इनका जो टाइम पीरियड है वो काफी कम ही माना जाता है, मतलब इतिहासकारों के अनुसार। और ये तो आपको स्पष्ट हो ही गया होगा कि जो मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैला हुआ था। ठीक है, और ये कथन सही है कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे थे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलकम में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से तमिलकम क्षेत्र में शामिल थे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलकम क्षेत्र में किन प्रमुख सरदारियों का उदय हुआ। यहाँ पर साम्राज्य और सरदारियां दोनों ही लिहाज से सही है। तो आपको यह बताना है कि जो तमिलकम क्षेत्र है वहां पर मतलब कौन कौन सी सरदारियां अस्तित्व में आई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि चेर, चोल और पांड्य। तमिलकम क्षेत्र से उनका संबंध है, मतलब कि वहां पर उनका उदय हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। कथन 2 है उसका पद वंशानुगत होता था। कथन 3 है कि सरदार के कार्यों में युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। तो आपको यह बताना है ना कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, याद रखना कि आपको गलत कथन बताना है। ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है तीनों सही है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि केवल 2। देखिए, अगर हम बात करें सरदार की, तो जो सरदार है वो एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। ठीक है, और उसका पद वंशानुगत होता था। ये कहीं पे स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, बल्कि ये बोला गया है कि उसका जो पद है वो वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार उसका वंशानुगत ही हो। जैसे कि हमने कई कंडीशंस में देखा कि मंत्रियों का या फिर अधिकारियों का पद ना वंशानुगत होता है, यानी कि वंश के आधार पर होता है कि पहले उसके दादा हैं, फिर उसके पापा हैं, तो फिर उसका बेटा भी बनेगा। लेकिन अगर सरदार के संबंध में अगर हम ये बात बोले तो एक तरीके से ये गलत है, क्योंकि उनका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी। तो एक तरीके से ये अपने आप में अस्पष्ट है ये कथन, इसलिए ये यहाँ पर गलत है। और उनके कार्यों में ये आपने देख ही लिया कि वो युद्ध के समय नेतृत्व करते थे और विवादों को सुलझाते थे। ठीक है, तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने स्वयं को देवतुल्य माना। यानी कि ऐसे कौन से शासक थे जो खुद की तुलना देवताओं से करते थे, यानी कि हम देवताओं के समान हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुषाण। ठीक है, कि उन्होंने मतलब ऐसा कहा कि भाई हम देवताओं के समान हैं। अब देखिए, आज का आपका जो 7th क्वेश्चन है वो ये है कि आपको ये बताना है कि कुषाण वंश का ना प्रसिद्ध शासक कौन था। ठीक है, देखिए कि जो ये कुषाण वंश के शासक थे ना, ये स्वयं को देवतुल्य मानते थे, अपने
नाम के आगे देवपुत्र नामक उपाधि धारण करते थे। ठीक है, ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन सी उपाधि धारण करते थे, तो ये देवपुत्र नामक उपाधि धारण करते थे, यानी कि अपने नाम के आगे ऐसा ये प्रतीत मतलब ऐसा शो ऑफ करने के लिए करते थे कि हमारा तो सीधा लिंक परमात्मा से है, फिर हम सीधा भगवान से ही यहाँ पर आए हैं, ऐसा दिखाने के लिए। और ऐसा क्यों किया जाता था? ताकि जो प्रजा है ना उसके बीच खुद को ऊंचा दिखाया जा सके। ठीक है, ये आपका 7वां क्वेश्चन है, देख लीजिएगा कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि हरिसेन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राजकवि थे। कथन 2 है, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की थी। और कथन 3 है, प्रशस्ति में सम्राट को कुबेर, वरुण, इंद्र और रुद्र के तुल्य माना है। ठीक है, यानी कि उनके समान उनको बताया गया। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है केवल 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि केवल 2, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर केवल 2 है। देखिए ध्यान दीजिए, जो हरिसेन है ना वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बल्कि समुद्रगुप्त के राजकवि थे। ठीक है, आप ना जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता हो तो आप ऑप्शंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति का जिक्र हुआ है। अगर आपको पता होता कि मतलब अगर आपको पता है पहले से कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो बेसिकली समुद्रगुप्त से संबंधित है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते, मतलब इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप इजीली निकाल पाते, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की है और वो समुद्रगुप्त से संबंधित है, तो वो उसके राजकवि नहीं हो सकते। और इन्होंने संस्कृत भाषा में की थी, ये भी ध्यान रखना, कई बार भाषा को लेकर भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस भाषा में लिखी गई है। और जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, इसको इलाहाबाद स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें अपने तीसरे कथन की, तो प्रशस्ति में सम्राट, यहाँ पे सम्राट किसको इंगित कर रहा है? समुद्रगुप्त को। ये सम्राट के लिए मतलब ये समुद्रगुप्त के लिए ही कहा जा रहा है कि उनको किस किस के तुल्य माना जाता था। तो उनको ना कुबेर, वरुण, इंद्र, लेकिन रुद्र के तुल्य नहीं माना जाता था। इसकी जगह आएगा यम, यानी कि मृत्यु के देवता। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि प्रशस्ति में सम्राट को कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के तुल्य माना गया है या माना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको पता लग ही चुका है कि ऑप्शन सी केवल 2। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए हमारा कथन 1 है कि यह एक प्राकृतिक जलाशय था। कथन 2 है कि इस झील का जीर्णोद्धार सातवाहन शासक रुद्रदमन ने कराया। और कथन 3 है कि इस झील की मरम्मत के लिए प्रजा से कोई कर नहीं लिया गया था। आपको ये बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है तीनों सही है। तो देखिए इस कथन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि केवल 3, कि केवल 3 ही जो कथन है ना वो सही है। देखिए कैसे, ये प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम जलाशय था, यानी कि ये बनाया गया था, कोई प्रकृति की देन नहीं थी। और इस झील का जीर्णोद्धार मतलब इसकी जो मरम्मत है ना वो रुद्रदामन ने कराई थी, लेकिन वो सातवाहन नहीं बल्कि शक शासक थे। और ये क्वेश्चन ना यूपीएससी में भी एक बारी पूछा गया है कि सुदर्शन झील की मरम्मत या जीर्णोद्धार किसने कराया था। तो ये रुद्रदामन ने करवाया था। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये जो इस झील की मरम्मत कराई गई ना, इसके लिए जनता से कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लिया गया, बल्कि राजकोष के धन से इस पूरी झील की मरम्मत कराई गई। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि पाली भाषा में जातक कथाएं लिखी गई हैं। और आज का आपका 8th क्वेश्चन ये है कि जातक कथा का संबंध, मतलब जातक कथा का जो संबंध है ना वो किस धर्म से है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है।
ऑप्शन ए है भगवत गीता, ऑप्शन बी है रामायण, ऑप्शन सी है महाभारत और ऑप्शन डी है मनुस्मृति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनुस्मृति, क्योंकि जो भारत का एक प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है वो मनुस्मृति को माना जाता है। उसका जो टाइम पीरियड है उसको लेके भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो मतलब मनुस्मृति का जो टाइम पीरियड है वो है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, ठीक है। और इसकी जो रचना है ना वो मनु नामक ऋषि ने की थी, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृहपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है यह घर का मुखिया होता था, सॉरी कथन है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए सॉरी कथन पहला कथन है कि यह घर का मुखिया होता था। कथन 2 है पाली भाषा में गृहपति शब्द का प्रयोग बड़े किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है केवल ए। जो गृहपति होता है ना वो बेसिकली घर का मुखिया होता था और घर की महिलाओं, दासों, नौकरों, जानवरों सब पर उसका अधिकार होता था। और तो मतलब इस हिसाब से ये क्वेश्चन मतलब सॉरी ये जो कथन है ये सही है। और अगर बात करें अपने कथन 2 की, तो पाली भाषा में गृहपति शब्द का अर्थ बड़े नहीं बल्कि छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया गया था, इसीलिए ये जो दूसरा कथन है ये गलत है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलालर कौन थे। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो तमिल संगम साहित्य में वेलालर शब्द किसके लिए मतलब वेलालर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था। तो ये जो शब्द है ये बड़े जमींदारों के लिए प्रयोग किया गया था। मतलब किस साहित्य में, तमिल संगम साहित्य में। कि हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे। ऑप्शन ए है विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है पाणिनि और ऑप्शन डी है शूद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाणभट्ट। और आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि बाणभट्ट ने ना किस पुस्तक की रचना की थी, और वो पुस्तक बेसिकली हर्षवर्धन की जीवनी से ही संबंधित है। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बताएंगे। और ये आज का 9th क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावती गुप्त का विवाह किस परिवार में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाकाटक परिवार में। वाकाटक मतलब वंश में उनका जो विवाह है वहां हुआ था। और जो ये प्रभावती गुप्त है ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। और जो हमारे संस्कृत धर्म शास्त्र है ना उनमें ये बताया गया है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था, लेकिन ये एक फर्स्ट ऐसी वुमेन थी जिनके पास भूमि भी थी, यानी कि संपत्ति का अधिकार भी था। और इन्होंने ना भूमि दान भी दी थी। मतलब ये इतिहास में इसलिए भी फेमस है क्योंकि उन्होंने ना भूमि का दान किया था, ठीक है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहा जाता था। कथन 2 है ब्राह्मणों को राजस्व मुक्त भूमि दान में दी जाती थी। कथन 3 है ब्राह्मणों को स्थानीय लोगों से कर वसूली का अधिकार था। अब आपको यह बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इस कथन का सही आंसर है डी, यानी कि ये तीनों ही सही हैं। कैसे कि देखिए ब्राह्मणों को दान में जो भूमि दी जाती थी उसको अग्रहारी कहते थे। उन्हें ना राजस्व मुक्त भूमि दी जाती थी। राजस्व मुक्त का मतलब क्या है कि जो भूमि उनको दान में दी जा रही है उससे उस भूमि से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, या फिर ब्राह्मणों से भी कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। इवन उनको ना स्थानीय लोगों से कर वसूलने का भी अधिकार था, ठीक है। तो इसलिए तीनों ही कथन सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब चीनी यात्री स्वेन तसांग पाटलिपुत्र आया तो उसने इस नगर को किस स्थिति में पाया। मतलब जब वो आया तो उसने पाटलिपुत्र को मतलब उसको पाटलिपुत्र ना किस कंडीशन में मिला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी एक खंडर के रूप में। एक टाइम था कि जब पाटलिपुत्र अपने चरमोत्कर्ष पर था, लेकिन समय के साथ उसका पतन हो गया। और जब ये चीनी यात्री स्वेन तसांग आया तो इसने पाटलिपुत्र को खंडर के रूप में पाया। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जो चीनी यात्री स्वेन तसांग है ना वो किसके शासन काल में भारत आया था। तो वो ना हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली हैं जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है, इन्हें डैश कहा जाता है। ये भी आपका आज का
क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन 1, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कथन 2 है, इनमें केवल दाता के नाम लिखे जाते थे। आपको ये बताना है कि मतलब ऑप्शन हमारा 1 है, कथन 1 सही है, कथन 2 की स्पष्ट व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है हमारा, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है, कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। और ऑप्शन हमारा डी है कि दोनों गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। देखिए, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में ना बहुत सारे छोटे छोटे दानात्मक अभिलेख हमें मिले हैं और इन दानात्मक अभिलेख में बेसिकली जो लोगों के द्वारा दान दिया जाता था उसके बारे में लिखा गया है। और इसमें केवल दाता का नाम नहीं, यानी कि देने वाले का नाम नहीं, बल्कि नाम के साथ साथ उसका व्यवसाय या हम कह सकते हैं कि उसका पैसा भी लिखा जाता था कि वो क्या काम करता है। इसीलिए जो हमारा कथन 2 है ये गलत है। और जल्द अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि श्रेणी। जो ये उत्पादक और व्यापारी थे ना, इनको मतलब इनके संघ को श्रेणी कहा जाता था और ये श्रेणियां बेसिकली कच्चा माल खरीद कर उसका सामान तैयार कर बाजार में भी बेचती थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिपल्स किस भाषा का शब्द है। तो ये एक यूनानी भाषा का शब्द है और इस शब्द का अर्थ है समुद्री यात्रा। समुद्री यात्रा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, हिंदू यूनानी शासक। कहने का मतलब ये है कि जब सिक्के ऐसे कौन से सिक्के थे जिन पर प्रतिमा भी थी, मतलब शासक की प्रतिमा भी थी और उनका नाम भी था, तो ऐसे सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए या चलाए, तो वो थे हिंदू यूनानी शासक। इनको इंडो ग्रीक शासक का भी नाम कई बार दिया जाता है, ये कह देते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के किन शासकों के सिक्कों के समान थे। यानी कि एक तरीके से जो एक क्वेश्चन ये भी आता है ना कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो कुषाण शासक थे जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। और इन्होंने जो सोने के सिक्के चलाए थे वो बेसिकली किसके समानांतर थे, तो इसका सही आंसर है रोमन सम्राट और पार्थियन शासक। और जो ये पार्थियन शासक है ना, ये ईरान के थे। ठीक है, कई बार अगर मान लो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि पार्थियन शासक का संबंध किस देश से है या वो कहाँ से संबंधित है, तो उनका संबंध ना ईरान से था। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहत सिक्के कब जारी किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और इन आहत सिक्कों को ना पंचमार्क कॉइन भी कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं पंच चिन्हित सिक्के, पंच चिन्हित सिक्के। ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये मैं आपको एडिशनल बता रही हूँ। ठीक है, और इन सिक्कों का नाम बेसिकली आहत क्यों था, क्योंकि इनको ना ऐसे ठप्पा मार के या फिर चोट करके जैसे कि आहत करके इनके ऊपर ना प्रतीक बनाए जाते थे, इसलिए इन सिक्कों का नाम ना आहत सिक्के पड़ गया। और इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योद्धे कबीलाए गणराज्यों का संबंध किन क्षेत्रों से था। तो इनका संबंध ना पंजाब और हरियाणा से था। और ऐसा भी पता लगा है कि ना ये जो मतलब योद्धे कबीलाए गणराज्य थे, इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में सिक्के जारी किए थे और पुरातत्व को यानी कि कह सकते हैं कि विद्वानों को ना तांबे के सिक्के बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। योद्धे शासकों द्वारा जो सिक्के जारी किए थे उनमें हजारों की संख्या में तांबे के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं और इनका संबंध पंजाब और हरियाणा से था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन मतलब आता है पेपर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिएगा।